क्या थी इसके बारे में कोई? ओके। तो ये मिथ्राइस्टिक मिस्ट्री इसे पहले कहते थे, मतलब प्री क्रिश्चियन और क्रिश्चियन एरा के अंदर इसको मिथ्राइस्टिक मिस्ट्रीज कहा जाता था। और ये मित्र नाम हमारे मित्र से आया है, जो हमारे 12 आदित्यों में से एक आदित्य है। तो ये हमारी पिछली बार सारी बात हुई थी। अगर हम 12 आदित्यों के नाम लें, पूरे 12 महीने गिन सकते हैं या फिर 12 जुपिटर के ईयर्स गिन सकते हैं। मतलब कुंभ 12 वर्ष बाद में होता है ना, तो उसको भी हम 12 आदित्य गिन सकते हैं। तो ये है इंद्र, धाता, भग, पूषा, मित्र, वरुण। तो इंद्र, धाता, भग, पूषा, तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण जो अभी चल रहा है महीना हमारे यहाँ पे, उसे मित्र कहते थे। उसे मित्र भी कहते थे। तो इंद्र, धाता, भग, पूषा, मित्र, वरुण, त्वष्टा, विवस्वान, सविता, विष्णु, ऐसे करके 12 आदित्य हैं। 12 आदित्यों में से एक आदित्य जो श्रावण के मास में आता था बारिश के बाद में, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता था पृथ्वी के साथ में, नया, बारिशों के बाद में। तो उस कॉन्ट्रैक्ट से कंटिन्यूटी होती थी लाइफ की। तो इससे इसका नाम भी मित्र इसलिए है, इसका जो अर्थ है वहाँ इसका अर्थ कॉन्ट्रैक्ट के रूप में लिया गया है, दोस्ती, कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ हमारे यहाँ 12 आदित्यों में से एक आदित्य है। आप कुछ सवाल कोई पूछना चाह रहे होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं उस तरफ ले जा सकूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। तो इस मित्र, चूंकि हमारे पास में साहित्य बच गया है, हमारे पास में वेद बच गए, हमारे पास में उपनिषद बच गए, हमारे पास में पुराण बच गए, हमारे पास में यज्ञ करने के साधन बच गए। तो मित्र के पीछे का गणित तो हमारे यहाँ बच गया। और यूरोप में, और वो भी विशेष करके ईस्टर्न यूरोप में, मतलब रोम हो गया, इजिप्ट हो गया, लेवेंथ हो गया, जिसमें जेरूशलम वाला पार्ट आ गया, सीरिया वाला पार्ट आ गया, और फिर बाकी पूरा यूरोप हो गया, उसमें इनकी पुराने जुपिटर के टेम्पल मिल जाएंगे, अपोलो के टेम्पल मिल जाएंगे। अपोलो मतलब सन, होरस के टेम्पल मिल जाएंगे अपने इजिप्ट के अंदर। तो इनके पास में मोनूमेंट बच गए, हमारे पास के अंदर इसके पीछे की थ्योरी बच गई और इसके पीछे की मैथमेटिक्स बच गई। तो मिथराइज्म जैसे सब्जेक्ट में अंदर जाने के लिए हमें अगर थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता होगा तो आसानी रहेगी, ऐसा मेरा मानना था। तो मुझे अभी अभी मेरी भी तैयारी पूरी नहीं है, और मुझे लगता है कि हम भी अभी पूरा, आप लोग भी, चारों लोग भी अभी पूरा इसमें डिटेल नहीं गए होंगे। इसमें हमें जिस पृथ्वी पे हम जी रहे हैं उस पृथ्वी के अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे हम जिस पृथ्वी पे अभी जी रहे हैं, ज्योति प्रकाश जी, पीयूष जी और दिगंत जी, वो पृथ्वी हमारे अंदर समाई है। भाई। मतलब यही तो है पृथ्वी। मेरे लिए तो पृथ्वी तो है ये, हाँ है ना। हाँ। मतलब मेरे लिए सबसे निकट की चीज क्या है, अगर मैं कहूँ पृथ्वी तत्व, तो सबसे निकट का ये है। अगर मैं कहूँ जल तत्व, तो सबसे निकट का मेरे मुंह के अंदर मेरा खून, ये जल तत्व है मेरा। मैं कहूँ वायु तत्व, अगर पंच महाभूत की बात हम करेंगे, मैं कहूंगा वायु तत्व, तो मेरा नाक के अंदर जो सांस जा रही है और वो जो मेरा प्राण है ना, वो मेरा सबसे निकट का वायु तत्व है, उससे मेरी दोस्ती है, मित्र, है ना। तो ये सारे के सारे पंच महाभूत मेरे अंदर समाये हैं। तो जब मैं कहता हूं पृथ्वी को हमें ठीक से समझना पड़ेगा, पृथ्वी के इस क्लाइमेट को, मतलब इतना कंड्यूसिव क्लाइमेट, राजा भाई साहब नमस्कार। तो इतना कंड्यूसिव क्लाइमेट जो इस कॉम्प्लेक्स लाइफ को जन्म दे सका। अब इसे हम कॉम्प्लेक्स लाइफ क्यों कह रहे हैं? तो हमारे पास में पृथ्वी को छोड़ के जितने भी और दूसरे ग्रह, या फिर हमें वॉइड, इतना बड़ा स्पेस दिखता है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अगर कहीं होंगे तो पृथ्वी पे हैं, राइट। क्योंकि बाहर जो मॉलिक्यूल्स हैं, सन पे भी कह लीजिए, तो सन में तो एक छोटा सा मतलब एक एक इक्वेशन आया, एक तरह का एक प्रोसेस हो रहा है, केमिकल प्रोसेस। मतलब उससे जो एनर्जी बाहर निकल रही है उसे हमें सूर्य रूप में नजर आ रही है। पर उसके अंदर इतनी ताकत है कि यहाँ पृथ्वी में उसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके खुद ही को देखने का एक साधन बना देती है। तो इस पृथ्वी और सूर्य की हुई हुई दोस्ती को भी मित्र ही कहेंगे। तो एक बार हमें अर्थ के बारे में पूरा जानना पड़ेगा कि जिस पे हम रहते हैं वो इतना यूनिक प्लेनेट है कि और तो कहीं हमें नहीं मिला अभी देखने के लिए, इतना स्पेस ढूंढ लिया, पर ऐसा अर्थ जैसा अभी तक तो कोई हैबिटाट मिला नहीं है जिसमें इतने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गए। जैसे बाहर सिंपलर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, यहाँ भी और दूसरे एल्सवेयर भी, दूसरे ग्रहों पे भी कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे लेकिन होंगे, आयरन भी होगा वहां पे, कहीं सल्फर भी होगा जाने। पर यहाँ आते आते वो बेंजीन ग्रीन में कन्वर्ट होता है। बेंजीन ग्रीन से होते 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 वो कहीं सेलुलर फॉर्म ले लेता है, सेलुलर फॉर्म लेते लेते वो डीएनए का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाता है।
और डीएनए का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते बनते वो यहाँ के न्यूरोट्रांसमीटर बन जाता है, ये कॉम्प्लेक्स ब्रेन बन जाता है, जिसमें जाने कितने दिन में इक्वेशन होती रहती है जिनके थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये जो भाषा, ये सब कुछ बन इसलिए सका क्योंकि कभी तो भी इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो पृथ्वी का कॉन्ट्रैक्ट किससे हुआ? सूर्य से हुआ। कब हुआ? तो हमने उसको पिन पॉइंट कहीं तो भी किया है, श्रावण मास कह लीजिए, मिथराइज्म में हम मित्र कह लीजिए। तो इसकी जो आइकोनोग्राफी थी, इसके जो मॉन्यूमेंट थे, इसके जो दूसरी चीजें टेम्पल्स हैं, वो तो वहां बच गए खूब सारे। हमारे यहाँ पे भारत में आदित्य के मंदिर या सूर्य मंदिर कम मिलते हैं, पर वैसे नहीं है जैसे बाहर मिथराइस्टिक टेम्पल है, क्योंकि वो पुराने बच गए। 2000 साल पुराने हैं मिथराइस्टिक टेम्पल। बाद में पोस्ट मतलब प्री क्रिश्चियन इरा में बहुत सारे थे, क्रिश्चियनिटी इससे बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। जितने भी रिलीजन है इसमें कहीं ना कहीं इसकी छाया है, इवन इस्लाम के अंदर इसकी छाया है, क्रिश्चियनिटी में बहुत स्पष्ट छाया है इसकी। पर लेकिन उसका इतना गूढ़, इतना गहन मीनिंग कोई अभी जा नहीं सका है। कुछ कुछ फॉरेन ऑथर्स मैंने पढ़े जो इसके डीपर मीनिंग के लिए गए, पर चूंकि उनके पास में हमारे वाले टेक्स्ट का पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं था। हमारे टेक्स्ट पढ़ने के लिए तो सरल है, कोई भी संस्कृत जानेगा पढ़ लेगा, या पुरानी संस्कृत के बारे में, इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक्स के बारे में बड़ी बड़ी बातें भी खूब मिलेंगी अपने को। लेकिन उसका जो मीनिंग होता है ना, मर्म, वो तब तक नहीं पता पड़ेगा जब तक हमें भारत का गणित नहीं पता पड़ेगा। गणित मतलब, भारत का गणित मतलब हमारा पुराना सोच का तरीका, हमारी पुरानी मैथमेटिक्स। वो मैथमेटिक्स ये जो अभी चल रही है ना, वो उससे इससे थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? थोड़ा सा कि हमारी मैथमेटिक्स लाइव है। ये अभी भी जितना कंप्यूटेशन हो रहा है, या जितना भी नया, जितना भी एल्गोरिथम्स निकल रहा है, हम जो थोड़े नॉन साइंटिफिक लोग हैं उनके मुंह से एल्गोरिथम ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई जबरदस्ती ले लिया हो, पर ऐसा नहीं है। वो जितना एल्गोरिथम है वो अभी भी लाइव होना बाकी है। वो लाइव को ढूंढ रहे हैं अभी उसके अंदर। तरह तरह के लॉजिक लगाते होंगे, मैं जानता नहीं कौन सा फजिक लॉजिक लगाते हैं या क्या तरीका करते हैं कि एआई ह्यूमन लाइक सोचने लगता है। बहुत अच्छी बात है, ह्यूमन लाइक सोचेगा, पर ह्यूमन के अंदर जो यूनिकनेस है, आप अगर कोई ऑनलाइन होते और आप मुझसे बात कर पाते तो मुझे और ज्यादा आनंद आता कि मैं पूछता कि हमारे में और उसमें फर्क क्या आ रहा है अभी भी एआई में हमारे में। तो मेरे हिसाब से, मैं गलत हूंगा इसमें, बहुत सारा फर्क है हमारे में उनमें। लेकिन हम मॉर्टल हैं, और मॉर्टल होते हुए इमॉर्टल हैं, क्योंकि हम इस रूप में जा सकते हैं पर जीवंत रूप से कभी नहीं जाएंगे। और एआई कभी जीवंत होना कठिन लगता है अभी तो, जब तक वो ये फॉर्म न ले ले जो मैंने ले लिया है। ये मैथमेटिकल फॉर्म ही है। ये उतना ही सुंदर सिस्टम है मैथमेटिकल जितना कोई कंप्यूटिंग का अच्छे से अच्छा कंप्यूटर होगा। ये जब तक सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है, मैं लाइव रहता हूँ, मेरी सांसें चलती है, मेरा हार्ट धड़कता रहता है, मैं ब्रीथ करता रहता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ, सारा डिजिटल है। जैसा कोई भी बहुत सुंदर सुपर कंप्यूटर होगा या कोई भी दूसरा कंप्यूटिंग सिस्टम होगा, पर ये लाइफ है इसके अंदर। इस मैथमेटिक्स के थ्रू लाइफ दिखती है, उसके थ्रू लाइफ देखने के लिए हमें देखना पड़ता है। मतलब एआई को लाइफ लाइफ होने के लिए ह्यूमन की जरूरत है अभी भी। ह्यूमन बिना एआई लाइफ लाइफ हो सकता है। इसलिए मैं वापस आता हूँ अपने सब्जेक्ट पे, मिथ्राइज्म पे। हमें एक बार, हमें अपने आप को ठीक से पहचानना पड़ेगा, हमें इस पृथ्वी को ठीक से पहचानना पड़ेगा कि ऐसे लाइफ हो कैसे गई। हम कहते हैं कि हम लाइव हैं, तो हम लाइव है मतलब पृथ्वी लाइव है। अगर सोचिए कि पृथ्वी को, सूर्य को देख के ये कहना हो कि आप कितने अच्छे हो, तो कौन कहेगा? आप और हम कहेंगे ना। पृथ्वी तो बोल नहीं पाएगी। पृथ्वी तो बोलती ही होगी अपनी हवाओं में चलते हुए, समुद्र की लहरों में कहती होगी सूर्य को कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे कारण मेरे अंदर कितनी सुंदर सुंदर घटनाएं पृथ्वी पे घटती हैं, पेड़ उगते हैं, पशु पक्षी हैं, चहचहाटें होती है, इंसान जैसा जीव पैदा हो गया। पर उसको जिस शब्दों में मनुष्य कह सकता है सूर्य को देख के कि तुम कितने शानदार हो, तुम कितने अच्छे हो, वो उस शब्दों में पृथ्वी नहीं कह सकती। पर हम पृथ्वी ही तो हैं। तो उस पृथ्वी को हम अच्छे से समझें, पृथ्वी और हमारे में एकता देखते हुए, अपने अपने धर्म का मूल है। इसमें हो सकता है कि कुछ समय के लिए पृथ्वी हमारी आंखों से चली जाए, पर हम कहीं जाने वाले नहीं है, क्योंकि पृथ्वी बनी ही हमसे है। अब इस दृष्टि से देख के सारे के सारे कल्ट, जिसे कहते हैं मिथराइस्टिक कल्ट माना जाता है, वो कल्ट इससे बने। ईश्वर की कृपा है कि ये बच गए वहां पे रोम में मिथराइम। तो आज आप और हम इस बारे में बात कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं कि अभी भी वेस्टर्नर्स को ये मिथराइस्टिक जो इकोनोग्राफी हो समझ में इसलिए नहीं आएगी। उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन तो बहुत ही किया, बहुत अच्छा किया, हमसे कहीं ज्यादा अच्छा। न जाने क्या क्या बनाया है आज, क्या नहीं है उनके पास में स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, हमारे में वो नहीं है। पर दो एक चीजों का फर्क है। जैसे कोई बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर मुझे अपने सारे नए इक्विपमेंट से टेस्ट करे और मुझे पूछे जयंत कितना दर्द हो रहा है, पर जितना दर्द हो रहा हो तो मैं बता पाऊंगा ना, उसको इंस्ट्रूमेंट से नहीं पता पड़ने वाला कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। वो
इंडिविजुअलिस्टिक है, वो अलग अलग है, वो यूनिक है। जो मुझे दर्द होगा, जो मुझे महसूस होगा, वो मुझे ही होगा। वो मशीन को नहीं होने वाला, या दूसरे आदमी को उतना नहीं होने वाला। वो डिपेंड करता है, यूनिक है, पर्सन टू पर्सन। तो ये समझने के लिए भारतीय तरह से एक बार विश्व को सोचना पड़ेगा। और इसके लिए मिथराइज्म बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। मतलब जितना मैं कर सका, जितना भी मेरे को वेस्टर्न बुक्स मिली, डेविड डुलासने की किताब है, काफी अच्छी किताब है, स्कॉलरली बुक है, लेकिन उससे हमारे शास्त्र मिला के, श्वेताश्वरोपनिषद बहुत बढ़िया है, इसमें पुरुष सूक्त इसमें लगता है। मतलब जिससे हमने वहां मिथरास कहा है, उसी चीज को पुरुष सूक्त में पुरुष कहा है। तो इसमें इसको कहा है, पुरुष की इन्होंने पुरुष का वध किया है। आपको किसी को अगर पुरुष सूक्त याद होगा, नहीं तो मुझे शुरू से गाना पड़ेगा, तब ध्यान आएगा कि कैसे उन्होंने देवताओं ने यूप से बांध दिया पुरुष को और उसका वध कर दिया, जिसके पार्ट से ये सृष्टि बनी। और यहाँ मिथ्राइस्टिक मिस्ट्री में क्या है कि मिथ्राइस्टिक मिस्ट्री में वो मित्र एक बुल दिखाया है। उस बुल को मिथरास उसको मार रहा है, और उसके पार्ट से ये सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि बन रही है। ये हमारे पास भी, हमारे धर्मों में बार 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 मिलेगा। बृहदारण्यक में मिलेगा, छांदोग्य उपनिषद में मिलेगा, पुरुष सूक्त में मैंने आपको निवेदन किया, श्वेताश्वर उपनिषद में मिलेगा। इसका टेक्स्ट पूरा है, इसका गणित पूरा है, मैथमेटिक्स पूरा है। और इस आइकोनोग्राफी में जो अचानक फेमस होगी, क्योंकि ये यूरोप में थी, बाकी सब भूल गए वो लोग, जैसे जुपिटर के टेम्पल भूल गए। जुपिटर क्या था इस चीज को भी भूल गए, जुपिटर होता क्या है भूल गए। ये जुपिटर केवल एक ग्रह नहीं है जैसे ये ग्रह मान रहे हैं, वो टाइम और स्पेस एक साथ में। मैंने पिछली बार आपसे निवेदन किया था कि हमारे यहाँ भारत में, पुराने भारत में, समय का और डिस्टेंस का माप एक ही है। आपसे बात हुई थी, अगर आपको याद हो तो कोई और बताए तो मजा आएगा, मुझे लगेगा कि हाँ आपने याद रखा, नहीं तो मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है। तो हमारे लिए डिस्टेंस का माप है प्राण, और समय का माप है प्राण। प्राण दोनों चीजों को मापता है, समय को भी मापता है और डिस्टेंस को भी मापता है। समय को ऐसे मापता है ये, कि कहने के लिए एक मिनट के अंदर, या ऐसा कहें, 4 प्राण लेने में मेरे को, 4 सेकंड में मेरे को एक प्राण आएगा, एक सांस अंदर एक सांस बाहर, मतलब एक प्राण हुआ। इसको लेने में मुझे 4 सेकंड लगेंगे, ये हुआ समय। मतलब ऐसा करने में 4 सेकंड खत्म हो जाते हैं, हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। ठीक है। और ऐसा करने में अर्थ जितनी रोटेट हो जाती है वो डिस्टेंस। तो जब मैंने, या जब आपने ऐसा एक सांस लिया 4 सेकंड, तो इस 4 सेकंड में अर्थ 4 मिनट घूम गई टूवर्ड्स ईस्ट, और सूर्य आकाश में उतना ही 4 मिनट ऊपर उठ गया। तो ये हो गया डिस्टेंस। मतलब ये कैलेस्टियल डिस्टेंस हो गया, पृथ्वी का भी डिस्टेंस हो गया और आकाश का भी डिस्टेंस, पूरा आकाश घूम गया 4 मिनट। तो वो डिस्टेंस, और ये मेरा उसको लेने में लगा समय, पृथ्वी को घूमने में लगा हुआ समय, मुझे एक सांस लेने में लगा हुआ समय, ये मुझे एक प्राण है, और ये 1 मिनट है डिग्री का लिए, 360 डिग्री के अंदर। तो हमारा डिस्टेंस का और हमारे टाइम का मेजरमेंट ही एक है, उसे कहते हैं प्राण। और आपको बहुत आनंद आएगा जान के। और अगर इसमें कोई म्यूजिक को, संगीत को, भारतीय संगीत को अगर कोई ध्यान देता है, या संगीत में उसको रुचि है, तो इसका जो ताल है ना हमारे संगीत के, जैसे कहरवा है, तो उसमें 8 बीट होगी कहरवा में, है ना। या 16 मात्रा का ताल होता है, सिर्फ 16 बीट वाला, 8 8 2 बार, है ना। तो वो पृथ्वी के मिनट्स के और प्राण से मिक्स होके बना हुआ है, क्योंकि ये बीट से ही नाद बना है। मतलब मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, पर सेकंड बीट्स, है ना, इस फ्रीक्वेंसी को अगर मैं बढ़ाता चला जाऊं, तो जब ये 8 के मल्टीपल हो जाएगी, 8 8 64 मान लीजिए, 64 हो जाएगी, तो सा होगा वो। आपके पास में टैब, एप्पल का आईपैड होगा, आईपैड के अंदर म्यूजिक जनरेटर आता है। उस म्यूजिक जनरेटर को आप स्लाइड करके देखिए, आप उसको जब नीचे ले जाएंगे तो ये बीट अलग अलग सुनाई देने लगती है, जैसे ऐसी आवाज आती है। और इसी को जब आप बढ़ाते चले जाएंगे तो ट्यून होता चला जाएगा शार्पर आवाज में। और उस आवाज को 7 इसके अंदर हमने बांटा है, सारे गा मा पा धा नी सा में, है ना। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारे सरगम और वेस्टर्न सरगम करीब करीब एक है, इसकी फ्रीक्वेंसीज एक है। उसकी फ्रीक्वेंसी 8 बीट पे बनी हुई है,
मतलब जैसे मैंने आपको कहा कहरवा, ये 8 बीट का ताल है, या 16 मात्रा के डबल कहरवा है। ठीक है, ये पृथ्वी के गोल घूमने का समय और संगीत का एक साथ में जॉइंट है। मैं कुछ कुछ चाहता था कि अपन अगली बार अगर मिलें वापस, अगर आप लोगों को समय मिल पाए, तो थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट पढ़ के आएंगे तो आपको हम बातें कर सकेंगे आपस में। अभी जैसे मैं मोनोटोनस बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप कितने इसके साथ में आ पा रहे हैं, या फिर कितना अ, नहीं आपके ध्यान आ रहा। पर ये विषय बहुत सुंदर भी है और बहुत हमारे शरीर से, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो हम अगर पढ़ेंगे तो हमें हमें आनंद आएगा, है ना। तो मतलब इवन ये जो बीट है, मैंने आपको अभी निवेदन किया, या फिर जो मैंने अर्थ की एक पल्स बताई, ऐसा ही मैं चाहता था कि आप मिलेसोविच साइकिल पढ़ के आएंगे, या अर्थ के रोटेशन की साइकिल अगर आप पढ़ के आएंगे, अगर अर्थ की डिक्लिनेशन की, अर्थ की एक्सेंट्रिसिटी की, अर्थ की एक्सियल टिल्ट को अगर आप पढ़ के आएंगे, तो हमें बातें करने में और ज्यादा मजा आएगा, मुझे भी नई बातें सीखने का मौका मिलेगा। नहीं तो मोनोटोनस हो रहा है, और सच में मुझे पता नहीं कि कितने लोग इसको आत्मसात कर पा रहे हैं, जबकि हमने मिथराइज्म पे बात करना भी शुरू ही नहीं किया है। क्योंकि मिथराइज्म से बात करने के लिए मैं, ये दिगंत दास जी हैं, या दिगंत दास जी हैं, ओके। तो दिगंत दास जी, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था, जैसे मिथराइस्टिक मिस्ट्रीज के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा तो निवेदन कर ही दिया, आप तो वही हैं, और आप इसके बारे में कभी भी ज्यादा, आपको वहां पे साहित्य उपलब्ध है, जितना मैं बोल पाऊंगा उससे कहीं ज्यादा है। पर चूं उसमें वो चीजें मिस होंगी जो भारतीय हैं, जो सनातन है, वो चीजें उसके अंदर होंगी नहीं। वो यूं नहीं होंगी कि उन्होंने अपने टेक्स्ट उस तरह से नहीं पढ़े। तो मैं 2 टेक्स्ट सजेस्ट करूंगा, एक तो जितने मिथराइस्टिक मिस्ट्रीज के अंदर जो जो हमारे पास में अवेलेबल है बुक्स पढ़ें, क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट है, हमारा मतलब उस मनुष्य तक कहा है जिसने कभी तो भी इतनी सुंदर वेदों जैसी और इतनी सुंदर उपनिषद जैसी या बुद्ध सूक्तों जैसी संरचनाएं दी हैं। बुद्ध सूक्त भी इसी में समाये हुए हैं, कोई अलग नहीं है इससे। ठीक है। दूसरा एक और है कि अगर पोएटिक एड्डा नाम की बुक्स हैं, स्कैंडिनेवियन फोकलोर से हैं, स्नोरीज एड्डा, पोएटिक एड्डा, है ना। तो अगर इसे हम देखेंगे तो इसके अंदर भी एक गाय का जिक्र आता है, काऊ। वो भी यही बुल है। उसको कहाँ कहीं काऊ कहा गया है, कहीं बुल कह दिया है, कहीं पुरुष कह दिया है। और अगर अपन ईरानी, अगर किसी ने पर्शियन इस पे ध्यान दिया हो अवस्थन इसके अंदर, तो इसे गायो मर्द कहा जाता है, गायो मर्द, उसमें भी गाय मतलब गाय है। तो ये उसको भी वो जो गाय है उसको अपने उसके ही शरीर से सब कुछ बना है, सूर्य चंद्र तारे, जैसा हम मानते हैं कि इसमें जो बुल है उसी से पूरा, पीछे आपके चार्ट है, उस चार्ट वो आपको कंप्लीट दिख नहीं रहा मेरे को, स्क्रीन अभी मैं तैयार नहीं कर पाया, आज कहीं व्यस्त रहा दिन में। नहीं तो इसके पीछे जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर सारा स्टार मैप है, और स्टार मैप में मिथराइस्टिक मिस्ट्री का हर एक स्टार उसके अंदर उपलब्ध है। हर एक कॉन्स्टेलेशन उसके अंदर इस मिथराइस्टिक मिस्ट्री के आइकोग्राफ के अंदर सारे दिखा रखे हैं। मतलब इसमें जो दिखा है ना, कहीं कैनिस मेजर है। तो अगर आपके पास मोबाइल में अगर आप खोल पाए कोई भी मिथराइस्टिक इमेज, तो उसमें जो आपको बुल किलिंग का सीन दिखेगा, उसमें सब कुछ दिखेगा। उसके अंदर भी आपको एक ऐसा चंद्रमा दिखेगा जैसे भगवान शिव के यहाँ चंद्रमा होता है। ठीक है। तो ये सारा के सारा एक ईयर की और एक जुपिटर की साइकिल की और 2 शनि के साइकिल की गणना है। 60 साल का बेसिक एक एक नंबर है, जिसे संवत्सर कहते हैं। संवत्सर मतलब 1 साल, संवत्सर मतलब 1 दिन, संवत्सर मतलब 1 महीना। कोई भी चीज अगर एक बार रोटेट कर जाए तो उसे संवत्सर कह सकते हैं। मतलब मैं अगर एक सुबह से लेकर दूसरी सुबह तक पूरा देख लूं, संवत्सर हो जाता है। मैं एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा कर लूं, संवत्सर हो जाता है। 1 जनवरी से लेकर दूसरी जनवरी, या फिर एक चैत्र से लेकर दूसरा चैत्र देख लूं, संवत्सर हो गया। तो ऐसे जुपिटर की साइकिल जब पूरी कर लेंगे 12 साल की, संवत्सर हो गया, कुंभ मनाएंगे आप। फिर जुपिटर की साइकिल करते 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 क्या होगा, सेटर्न की 2 साइकिलें हो जाए, साइकिल्स हो जाएंगी। तो वो कहाँ तक पहुंच जाएंगे हम, तो उसमें जुपिटर की 5 साइकिल्स हो गई और सेटर्न की 2 साइकिल हो गई। तो ये हो गए 60 साल। ये भी एक संवत्सर हो गया। तो ये 60 साल वाला संवत्सर हमारी बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट। इससे इन्होंने इन्फिनिट नाप दिया है। एक्चुअली इन्फिनिट कभी अनुभव होगा, नापा नहीं जा सकता। पर निरंतर नापते रहने से उसका अनुभव होने की संभावना बनी रहती है। जैसे हमारा हमारा भी, हम एक मैथमेटिकल एंटिटी हैं, और हम इस डिजिटल और मैथमेटिकल एंटिटी के केमिकल फॉर्म्स के अंदर कभी तो भी उस वास्ट कह लीजिए, उस नहीं खत्म होने वाले अनिर्वचनीय ईश्वर की, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। क्योंकि हमारे अंदर वो कल्पना शक्ति भी, डिजिटल कल्पना शक्ति में एनालॉगस कल्पना आने की संभावना बनी रहती है।
तो ये जो 60 साल वाला गणित हमारे लोगों ने पहले बना के चले गए, संवत्सर जिसे कहते हैं, और लंबी लंबी गणनाएं की। उन्होंने ब्रह्मा की आयु बताई, ब्रह्मा का समय बता दिया, बताया कि ब्रह्मा की रात्रि कैसी होती है, वो रात्रि कितने साल की होती है। तो हम देखेंगे कि जितनी हमारी सांसें हैं एक दिन के अंदर, और उतने ही करीब करीब हमें महीने मिल जाएंगे 60 साल की जुपिटर के साइकिल में, 60 साल की जुपिटर और सैटर्न की साइकिल में। और उतना ही आपको ये जो 4320000 करके वो 4,32,000 एक लंबी सी गणना आती है, ये इसी गणना में से निकली है। पिंगला के इक्वेशंस इसमें से निकली हैं, जिससे निरुक्त बने हैं, जिससे वेदों को पढ़ने में सहायता मिलती है। नहीं तो वेद दुरु हैं, वेद पे हाथ लगाना बहुत कठिन सा है। वो तभी ये करे, मतलब वो तभी संभव हो पाता है जब पात्रता होगी। पात्रता हो के लिए उसमें डूब जाना पड़ेगा। मिथ्राइस्टिक मिस्ट्रीज के आइकनोग्राफी सारी इसके अंदर, सारे मिथ्राइम उसका एक चित्र मात्र है। पर इस चित्र से ये जरूर हो गया कि हमें ये पता पड़ गया कि यही चीज वहां गई थी, इसको केवल इतना सा इसका पार्ट बच गया मिथ्राइम के नाम से, और जुपिटर के टेम्पल्स में सिर्फ इतना सा बच गया। पर इसके बारे में तब बात और भी करने में आनंद आएगा जब थोड़ा सा मिलेसोविच साइकिल में, या फिर कोई एक्सियल टिल्ट है, कोई एक्सियल प्रिसीजन है, या फिर एपिसाइडल प्रिसीजन है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ा हुआ होगा। तो अगर किसी ने पढ़ा है और आपको इसमें आनंद आ रहा है, तो मैं इस चीज को शुरू कर देता हूँ। नहीं तो कम से कम जो हमारे मतलब जो अर्थ के ऊपर जो साइकिल्स हैं, मतलब 24 डिग्री साउथ से लेके 24 डिग्री नॉर्थ तक, 23 पॉइंट समथिंग, वहाँ वो जो साइकिल है, सातों जो पट्टे हैं सूर्य के साथ घोड़े, उनके बारे में भी अगर हमें पता होगी कि कितने कितने डिग्री पे ये होता है। जैसे इक्वेटर से लेके जो पहला पट्टा है, उसमें इसमें कितना गैप है, देखिए 8 8 8 ऐसा मिला के 24 डिग्री आएगा नॉर्थ में, और 8 8 8 मिला के 24 डिग्री आएगा साउथ में। ठीक है, महीने इससे थोड़ा सा अलग चलते हैं, क्योंकि जो मंथ है वो जंप करेगा जून में। जून महीना पीक पे जाएगा, गर्मी पूरी होगी नॉर्थ में, और फिर वापस लौटेगा। तो वो 4 डिग्री जाता है, 4 डिग्री आता है, वो 8 हो जाता है। ठीक है, पहले वाला 8 होगा, दूसरे वाला 12 होगा, और तीसरे वाला 4 होगा, ऐसे मिला के 24 होगा वो। एक ही मिनट, एक फोन ले रहा हूँ। चंद्र जी का चंद्र जी वापस लगाता हूँ, एक जूम कॉल पे था। चलेगा? चलेगा नहीं। तो ये 24 डिग्री का पट्टा इक्वेटर से नॉर्थ में, और ये 24 डिग्री का पट्टा इक्वेटर से साउथ में। तो सूर्य इस पे ऐसे आड़ा चलता है, आपको पता है सबको, है ना? तो ये जो आड़ा चलता है, इसके अंदर से सीजन्स निकल आते हैं। और ये केवल इतना ही नहीं रहता है। अब जब हम एक्सियल टिल्ट की बात करेंगे कभी इसके अंदर, तो ये कभी 22 डिग्री समथिंग हो जाता है, और कभी ये 25 डिग्री समथिंग हो जाता है। तो जब ये छोटा होता है तो दिनों के लेंथ में और रात की लेंथ में फर्क पड़ जाता है। जब ये बड़ा होता है तो दिनों की लेंथ में, रात की लेंथ में फर्क पड़ जाता है। अब आप सोचिए, अगर ये बड़ा हो जाएगा तो किसी भी समय, जैसे नॉर्थ में अगर ये इसको 24 की बजाय 25 जाने लगा, 23.23 से ज्यादा 1 डिग्री 2 डिग्री आगे चला गया, तो जो नॉर्थ में ज्यादा इंसोलेशन आएगा सूर्य से, उसमें इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी कि अभी से बहुत से जो हैबिटाट है, अभी जहाँ हम रह पाते हैं, वो ड्राई हो जाएंगे सारे। और जब ये कम होगा तो ठंड पड़ेगी। तो कम होने से आइस एजेस आती हैं, और ज्यादा बड़ा होने से ड्राई पैचेस आते हैं, है ना? तो ये जो मिलेसोविक साइकिल है, वो ये बताती है कि इंटर ग्लेशियल पीरियड क्या है और ग्लेशियल पीरियड्स क्या है, और हम कैसे उसमें जन्म लेते हैं। आप सोचिए कभी कि जितने रेप्टाइल्स हैं, वो 6 महीने बाद में जब सर्दी के दिन आते हैं तो सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर का ब्लड वार्म नहीं होता। तो लाइफ का एक बहुत बड़ा जंप है, लाइफ मतलब आपका मेरा, हम बोल सकने वाली लाइफ का एक बहुत बड़ा जंप है, कि हमने कभी तो भी वो कुंभकर्ण की जो नींद थी 6 महीने की, वो रेप्टाइल्स अभी भी लेते हैं ना, 4 से 5 महीने सोए रहते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं सारे सांप, और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो वो अपने आप को प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि ठंड हो चुकी होती है, और उनके अंदर वार्म ब्लड नहीं होने से उनमें ताकत नहीं होती कि वो बाहर सर्वाइव करेंगे ठंड में, तो जमीन में चले जाते हैं, छुप जाते हैं कहीं जाके। और वो सारा फूड का स्टॉक अपने पास में, देखिए कितना लाइफ में रेजिलियंस कितना है, तो बचे रहते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा वापस कंडीशन हुआ है, बाहर निकल के चलने लगते हैं। तो जहां तक हमारा सवाल है, वार्म ब्लडेड लोगों का, वार्म ब्लडेड प्राणियों का, उन्होंने एक बहुत बड़ा जंप लिया है, कि हमारा ब्लड वार्म होने लगा, उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। ब्लड को वार्म और कूल दोनों एक ही सीजन के अंदर होने में, मतलब एक ही साइकिल, सीजन साइकिल में होने में काफी सारी एनर्जी हमको कंज्यूम होनी पड़ती। तो कभी हम अगर अपनी बनावट पे ध्यान दें कि हम कैसे हुआ कि होते होते दो पैरों पे खड़े हो गए, बाकी तो ऑलमोस्ट हम देखेंगे कि लेटे हुए हैं सारे ऐसे। मतलब ये जो बाकी जो मतलब होमोसिपियंस के टॉप को छोड़ा, तो बाकी नीचे वाले ऐसे झुके झुके से चलते हैं।
मतलब ऐसा नीचे पैर भी रखेंगे, जैसे हम औरंग उट्टान तक अगर आएंगे तो हम तो सीधे खड़े हो गए। तो सीधे खड़े होने में कष्ट क्या था? सीधे खड़े होने में कष्ट उसमें हुआ क्या पता है? सीधे खड़े होने में जीवन को बहुत मेहनत करनी पड़ी। हमारा इंटेस्टाइन छोटा करना पड़ा उसको, क्योंकि जैसे गाय का पेट जितना बड़ा होता है और कुछ भी खा लेती है, तो उसमें कुछ ऐसा चारों पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, सीधा नहीं खड़ा हो सकेगा इतना बड़ा पेट लेके। तो पेट छोटा करना है तो इंटेस्टाइन छोटा होगा, इंटेस्टाइन छोटा होगा तो हम फिर ये पचा नहीं पाएंगे, जो जो कहते हैं ना बिन अनकुक्ड फूड जो खा लेते हैं सब, फल और सब्जियां छोड़ के, उसको कुक करना पड़ता है, वो नहीं खा पाएंगे। तो हमने यहाँ आने के बाद में इंटेस्टाइन छोटी होने के साथ में अग्नि का खोज हुई। खोज हुई मतलब अग्नि वही थी, पर हमने उसका उपयोग करना सीख लिया। खाना गर्म करके खाएंगे तो हम खा पाएंगे, नहीं तो पचने के लायक ही नहीं होगा खाना, तो हम केवल फल और सब्जी खा पाएंगे। तो कितना बड़ा जंप है। आप मुझे सुन पा रहे? जी जी जी, सुन पा रहे ओके। अच्छा, कुछ शेयर किया था शायद किसी ने, तो इस मतलब अभी जब हम आपस में बात कर रहे हैं, जैसे मेरी उम्र अभी 63 साल की है, आप सभी कोई ना कोई एज ग्रुप के अंदर होंगे, हम एक तरह के यात्री हैं। मैं बचपन में शायद 2 महीने बाद में मेरे को समझ आना, मतलब याददाश्त मेरी है 2.5 साल के बाद की। तो 2.5 साल से 63 साल की मेरे को याददाश्त है, बाकी मेरे अंदर चली गई कहीं तो भी, मेरे पीछे के डीएनए के अंदर इम्बाइब हो गई होगी, है ना। और यहाँ अभी भी मैं जान सुन रहा हूँ, वो भी कहीं ना कहीं अंदर जमा हो रहा है, जैसे कि अंदर कंप्यूटर में चला जाए। अगली बार मेरे को इस लाइफ की ऐसी याद नहीं रहेगी, पर गणित कभी नहीं भूलूंगा मैं। इसी तरह तो इवॉल्व हुए हैं हम। तो अगर हम चाहें तो ये फुली ब्लोन हो सकता है, मतलब मैं जो चीजें इररिलेवेंट मान के भूलना पसंद किया है मैंने पिछले जन्मों की बातें, वो याद है ही। हम उसकी तरफ ध्यान इसलिए नहीं देते कि हमें उसकी जरूरत नहीं है, वो चीज हम इवॉल्व हो गए उसमें से। लेकिन हमारे पास में उसकी मेमोरी है, तो हम चाहें तो हम अर्थ समझ के बात कर सकते हैं। आप ये देखिए कि आपके शरीर के अंदर आपका अपना तो कुछ नहीं है ना। कोई 70-80 किलो का वजन है उसके अंदर, कहते हैं ऐसा 70% पानी है, और फिर कहते हैं थोड़ा सा मटेरियल होगा, थोड़ा आयरन होगा, बाकी आपने जो सब्जियां वब्जियां खाई हैं वो उससे बन के आप बन गए हो। तो इसमें आप हो कहाँ? ये आपका तो कोई वजन नहीं है। आपका अपना तो कुछ भी ना शेप है, ना साइज है, ना वजन है। तो इसके वापस मट्टी बन जाने से आप जाओगे नहीं, और इसके ये बनने से आप आए नहीं हो। हाँ, दिखने लगा है। क्या दिखने लगा है? अगर हमें लगता है हमें दिखने लगा, क्या दिख रहा है हमें? क्या दिख रहा है? डेड मैटर दिख रहा है। वो हमें सब वो दिख रहा है जो मरने वाला है, या तो मर चुका है या मरने वाला। आप आंखें खोल के देख लीजिए, या तो सारा डेड मैटर है। मैक्सिमम तो आप देखेंगे कि मट्टी है, ये है, वो है। हमारे जितने लाइव नहीं, हालांकि ये सारे देव हैं और ये लाइव हैं, पर जितना लाइव एक ह्यूमन बींग है उतने लाइव ये नहीं है, है ना। इसीलिए तो उसको सबसे ज्यादा करीब का माना। ओके। तो हम जब देखते हैं, हम सामने वाले की आंखों में देखते हैं, उसकी आंखों में छुपे हुए पीछे बैठे हुए व्यक्ति को, सोल को देखने की ताकत होती है ऋषियों में। तो अगर हम मिथ्राइस्टिक मिस्ट्री अगर पढ़ना चाहें तो प्लीज बहुत अच्छा रहेगा कि हम 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं, मिलेसोविक साइकिल हम पढ़ लें, अर्थ के सीजन और क्लाइमेट के बारे में जान लें, अगर हो सकता है तो टाइम के बारे में थोड़ा सा समझ लें, हमारी दृष्टि से। फिर ये जो पूरा ग्लोब है उसके ये जो पट्टे बने हुए हैं ना, क्योंकि जितने भी पुराने मोनूमेंट्स हैं वो जियोग्राफिकली बहुत करेक्ट बने हैं। आप अगर देखोगे तो अंगकोर वाट का मंदिर भी, अंकोर वट का, वो एकदम ईस्ट वेस्ट मिलेगा, एकदम बराबर। कोणार्क एकदम बराबर सीधा मिलेगा। पिरामिड्स एकदम सीधे मिलेगा। तो उस समय इन्होंने वो ऐसा सीधा बनाना, ईस्ट वेस्ट बनाना कठिन है, क्योंकि ईस्ट वेस्ट चेंज होते रहते हैं, डिक्लाइन करते हैं ना ये, इधर 23 डिग्री उधर 23 डिग्री। तो उन्होंने बराबर साल में 1-2 दिन ही तो है जब वो बराबर होते हैं। आप कोणार्क के मंदिर में जाइए, आप कभी आप वहां जाएंगे और पूर्णिमा या हो अगर पूर्णिमा के दिन, तो आप देखोगे कि उसके बिल्कुल सामने से चंद्रमा भी उगता है और सुबह का सूरज भी उगता है, और फिर बाद में वो इस तरफ डिक्लाइन होने लगता है। वो एक घड़ी है बहुत बड़ी। इन मंदिरों के बारे में भी हमने एक्चुअली ढंग से सोचना चाहिए, साइंटिफिकली बेहद मैथमेटिकल और साइंटिफिक है और लिविंग है। अभी भी जो मैथ्स है यहाँ, अभी हम जिस मैथ्स की दुनिया में हम जी रहे हैं अभी, उस मैथ्स की दुनिया के गणित को जीवंत होना अभी बाकी है। हमारे पूर्वज कभी तो भी हो गए थे, उन्होंने उस मैथ्स को ही कर दिया, कभी संगीत बना दिया था, कभी मंदिर बना दिए, कभी। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो यहाँ पे सिंक में नहीं है, सिस्टम के आउट ऑफ सिंक है। तो अभी जैसे मुझे नहीं पता कि पिंगला के बारे में या निरुत के बारे में, या फिर गोल्डन रेशियो को क्या कहते हैं, क्या नाम है उस इटालियन का जिसने पिंगला से एक इक्वेशन ली और उसने गोल्डन रेशियो बना डाला था। ओके। तो फिबोनाची। वो जो इटरेशन जी, जी तो जी, फिबोनाची हाँ जी, सॉरी। फिबोनाची सीरीज।
फिबोनाची। तो फिबोनाची जो है वो एक छोटा सा पार्ट है पिंगला का। पर अगर आप पिंगला पढ़ेंगे किस लिए, क्योंकि निरुक्त पढ़ना होगा, निरुक्त पढ़ेंगे किस लिए, क्योंकि वेद को जानना होगा, अंदर से जानना होगा। उन शब्दों के मीनिंग खो गए। जैसे मित्र का सच्चा मीनिंग तो अभी खो गया है, मैं तो अंदाजे से बता रहा हूँ कि मित्र क्यों, क्योंकि वहां भी उसको कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाता है, हमारे यहाँ भी मित्र कहा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का, जब इसे श्रावण मास को मित्र कहते हो तो संभवतः ये होगा। ऐसा उल्टा जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज बताता हूँ कि जैसे अगर आप पर्शियन इसके अंदर जाएंगे तो वहाँ एक समनी नाम का राज्य हुआ, है ना। जैसे हेक्सा मनीष कहते हैं, है ना। ये ग्रीक जो आया था उसने इस सबके नाम बदल दिए, सबके नाम के आगे ईया लगा दिया, है ना। तो उस वजह से नाम थोड़े से अपभ्रंश हो गए। पर जिससे हेक्सा मनीष कहते हैं वो है, या एचमेनिड बोलते हैं, एचमेनिड एम्पायर। वो एचमेनिड है सहमन। कभी तो भी किसी ने, दो राजाओं ने आपस में मित्रवत रहने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये बीसी की बात है, मतलब डेरियस के भी पहले, जिसे डेरियस कहते हैं। डेरियस में नाम ठीक नहीं है। कुरुश जो शब्द है, कुरुश के पिता शायद डेरियस थे, तो डेरियस के पहले कोई तो भी राजा थे, तो जिन्होंने आपस में साथ में रहने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। हो सकता है कि इसी मित्र के बारे में बात कर रहे हो। तो उसे सहमन कहते हैं, सहमन। एक जैसा मन जैसे हो गए हम अब, है ना। सहमन हो गए हम, समान हो गए, सहमन हो गए। उस सहमन का हेक्सामेनिड हो गया, एचामेनिड हो गया, एक्मेड हो गया, है ना। तो ये उस पूरे एरिया में, 11th में, हमारे यहाँ की जो वेदों के अंदर से, या फिर हमारे यहाँ के ओरिएंटल जो भी अंडरस्टैंडिंग थी उसके, हमारा जो मैथमेटिक्स था, जो कहीं वहाँ जाते जाते अल ख्वारिज्मी के नाम से वहाँ जाके अल जेब्रा बन जाता है। वो अल ख्वारिज्मी ने जो बुक लिखी है उसका नाम है इंडो अरबिक काउंट। और वो वहाँ यूरोप में पहुंचते पहुंचते अलजेब्रा हो जाता है हमारा। मतलब जिसे हम, हमारा भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमने भी पूरा उसको आत्मसात नहीं किया है अभी। हमारा बोल देते हैं क्योंकि कहीं तो भी हम मुझे, मेरा भाग्य है कि मैं इस भूमि में जन्म लिया हूँ, इसकी मट्टी के से अंदर में बना हुआ हूँ, तो मैं कह देता हूँ उस मट्टी की खातिर कि ये हमारा है। पर जितने मैथमेटिक्स में ये लोग आगे चले गए वेस्टर्नर्स, अभी हम उनके हाथ भी नहीं छू पाते। और हमारे पास में एक ही तरीका है कि हम अपने आप को अंदर से ठीक से जान ले। मेरे ख्याल से दिगंत दास जी चले गए। दिग्गज राशि वो ट्रायल कर रहे हैं सर, वो फ्लाइट में अभी, अच्छा, फ्लाइट में। फ्लाइट फ्लाइट में ओके। कहीं जा के या करके जा रहे हैं। जी 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 जी। जी नहीं, कोई बात नहीं। तो तो आज के लिए इतना काफी करें। जी। अगर आप और इसमें इसी सब्जेक्ट में कुछ, जी, इसी में कुछ आप चाह रहे हो तो मुझे बताएं कृपया कि मैं किस पे बारे में बोलूं तो ज्यादा। नॉट ऑडिबल। जी, मेरे को आवाज नहीं आ पा रही, पता नहीं क्यों। पीयूष जी आप बोल सकते हैं, क्या बोल रहे हैं कुछ। एक्चुअली मेरा मोनोलॉग सा चल रहा है और मुझे पता नहीं पड़ रहा कि अ, नहीं क्लियरली सुनाई दे रहा है, बट शायद उनका कुछ इंटरनेट इशू होगा सर। नहीं, वो अच्छी बात है। पर अ, आशुतोष जी, आप बताएं मैं क्या कहूँ आपसे, किस चीज का नहीं। हम चाहें तो कोई सूक्त मैं कह सकता हूँ, वैदिक सूक्त बोल सकता हूँ अगर, जो इससे रिलेटेड हो। अ, मुझे पता नहीं मैं आपको मिथराइज्म के बारे में और क्या बताऊं। डीपर सब्जेक्ट है और बहुत ही मतलब ये अपने आप को कांच में देखने जैसा है। और चूंकि ये यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस है, यूरोप वाले लोग जानते हैं, तो हमें बोलने के लिए अच्छा लगता है ये। अगर और कोई हम श्वेता स्वरूप निषद की बात करेंगे तो सोचेंगे क्या पता क्या पुरातन पंथी किसने बोल रहा है। मिथराइज्म की बात कर रहे हैं, मिथराइज्म से क्रिश्चियनिटी निकली है। मिथरास का जन्म और क्राइस्ट का जन्म एक ही समय पे हुआ था, 25 दिसंबर, ऐसा ऐसा सारा स्टोरी है। तो इसलिए हमको थोड़ा सा ये वेस्टर्न इसके अंदर भी जरा सा चमक गया है, उतना सा है। पर जैसे जुपिटर का नाम है ध्योपित्र। तो ध्योपित्र का मतलब केवल जुपिटर नहीं है, वो जुपिटर और सैटर्न दोनों है। और जुपिटर और सैटर्न के जॉइंट इफेक्ट से एक्सियल टिल्ट होता है पृथ्वी पे। ये जो सीजन बने उसका रीजन ये है कि सूर्य और चंद्र, ये दोनों इंटरलॉक्ड हैं अमावस्या और पूर्णिमा करने के कारण। तो इनका जो जॉइंट ग्रेविटेशनल फोर्स जब पृथ्वी पे पड़ता है, तो उसकी जो यूनिक डांस है इनका, जो रास कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का, है ही वो एक्चुअली। 27 जो गोपिकाएं हैं, वो 27 नक्षत्र हैं।
एक्चुअली। और जो राधा है वो विशाखा नक्षत्र है, विशाखा कॉन्स्टेलेशन, विशाखा नक्षत्र। और जो दूसरी वैशाख सखी हमारे वैष्णव मंदिरों में दिखते हैं भगवान कृष्ण के और राधा जी के, राधा तो हुई वैशाख, और इसके पास वाले को कहते हैं अनुराधा। आप अगर पूछिए वैशाख सखी का नाम क्या है तो बताएगा अनुराधा, वो राधा के पास की सखियां हैं। तो कृष्ण मंदिर भी इसी पे है, और सारा वैष्णव पंथ इसी से चलता है। कृष्ण इसमें जहाँ शिव और शिवरात्रि वाली बात आती है त्रयोदशी की, उसमें शिव के माथे पे वो चंद्रमा है, ये वाला एक ले लिया। और जहाँ राधा कृष्ण कहेंगे तो कृष्ण के साथ में राधा होगी। तो ये हर हर जगह के आपको मिल जाएगा, विष्णु के साथ में हर एक का एक कॉन्सॉर्ट है। तो इसे एक बार ठीक से अगर अपन जानेंगे ना, तो ये डीपर सब्जेक्ट है, आनंद भी आएगा करने में। पर मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मैं किस तरफ इसको ले जाऊं आगे। सर, तो जुपिटर का जो, सर, सॉरी, मैं पूरा कर लूं। जी जी हाँ जी ज्योति जी कहिए। जी, हो नहीं ये रहा है वो कि मुझे मैं आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आप क्या कह रहे हैं? आप वॉइस थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं या मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करूं? ओके। अभी नहीं, टूट सा रहा है। नेट तो ठीक है मेरे यहाँ, पता नहीं। अभी सुना हाँ, दिखता हूँ मैं। आपका तो बहुत क्लियर है पूरा। नहीं, मेरे यहाँ स्पीकर पूरा है एनीवे। तो जुपिटर का मतलब जुपिटर और सैटर्न दोनों। और जैसे सूर्य और चंद्रमा के सेलेस्टियल डांस का, इस इंटरलॉकिंग का ग्रेविटेशनल जो जॉइंट इफेक्ट इस पे आता है, आपको ध्यान होगा कि सूर्य चंद्र की जो कलाएं हैं, उसी से हाई टाइड लो टाइड आती है समुद्र में। तो मून के जो मोशन है पृथ्वी के चारों तरफ गोल, और इन दोनों का जो सूर्य के चारों तरफ मोशन है, इससे जो टाइड है वो लॉक्ड है। आप अगर पढ़ेंगे इसके अंदर तो आपको ध्यान आएगा कि टाइड एक से साथ साथ आगे चलती है। तो ये जो टाइडल फोर्स है और इन दोनों का जो लॉकिंग फोर्स है ग्रेविटेशन का, उससे टिल्ट होते हैं। अर्थ का जो एक्सियल टिल्ट है इसके कारण है। और मैथमेटिकल, वो इतने दिन बाद में ऐसा हो ही जाएगा। 16 12 हजार 12 हजार वर्षों के बाद, वैसे 24 हजार है, उस वर्षों के बाद में पूरा के पूरा टिल्ट घूम जाता है। मतलब इससे जो कैलकुलेट करते हैं इतना, हमारे अर्थ का मतलब पृथ्वी का इतिहास, जिसे हम साइंटिफिक इतिहास कहेंगे तो 300 साल पुराना है। या अगर गैलीलियो से लेंगे तो 600 साल पुराना है। तो और जब ये बता रहे हैं कि साहब 26 हजार साल लगते हैं एक्सियल टिल्ट को पूरा जाने में, पूरा गोल घूमने में, तो उसके पास में इतना 26 हजार साल पहले तो किसी ने इसे देखा नहीं था। तो ये मेरे हित में, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये मल्टीपल ऑफ 8 है, इसलिए 24 मानता हूँ मैं इसको। ये लोग 25 हजार साल समथिंग कहते हैं, मैं इसको 24 मानता हूँ फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, इजी रहती है कैलकुलेशन। जैसे इसमें भी कई सारी अलग अलग चीजें हैं, जैसे हमारे यहाँ जिसे हम 100 कहते हैं ना, 100, वो 100 एक्चुअली 100 नहीं है हमारे यहाँ। इसको उल्टा समझिए, मतलब जैसे मैं कहूँ कि मैं 4 सेकंड में एक सांस लेता हूँ, तो ये थोड़ा सा हमने क्या किया कि एक बाहर एक एब्सोल्यूट क्लॉक बना दी, उसके हिसाब से सबको स्टैंडर्डाइज किया। पर ऐसा तो होता नहीं है, हर एक आदमी की सांस लेने की, हर एक आदमी की हाइट अलग है, उसकी बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग है, वो खाना अलग तरह का खाता है, उसका कॉम्प्लेक्शन अलग है, तो उसकी सांसें भी अलग चलती है, उसकी हार्ट बीट अलग चलती है। तो अगर मैं बाहर की किसी एक स्टैंडर्ड क्लॉक से सबको ही एक लाइन में लूंगा, तो उसकी यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। तो मजेदारी वाली बात ये है कि हमारे यहाँ ये नहीं हम कहेंगे कि 4 सेकंड में मैं एक सांस लेता हूँ, मैं कहूंगा कि एक सांस लेता हूँ उसको मैं 4 सेकंड मानता हूँ। जितना भी होगा मुझे नहीं पता, वो हो सकता है 4 सेकंड प्लस समथिंग हो, या हो सकता है 3 सेकंड प्लस समथिंग हो, पर मेरे लिए वो 4 सेकंड हो गए, मेरे लिए, टू मी लोकली। तो इसी तरह अगर मैं 1000 साल कहता हूँ, तो 1000 साल का मतलब 960 है। ये थोड़ा सा वैदिक गणित आप में से पढ़ा होगा किसी ने, तो उसको शायद ज्यादा में उससे समझ आएगा, क्योंकि वैदिक गणित मैंने इस तरह से आत्मसात नहीं किया। पर मुझे पता है कि ये सारा के सारा कहीं तो भी ताल से टिका हुआ है। ताल मतलब वो जो बीट जिसके बारे में हमने बात की, जिससे हमारे कानों में सारे गमों पता सा आता है, इतनी आवाज हम निकाल सकते हैं। हमारी वोकल कॉर्ड की एक खूबी है, मेरे ख्याल से सबसे जो खूबसूरत चीज हमें मिली है एक्सप्रेशन के लिए, वो वोकल कॉर्ड, नहीं तो हम बोल ही नहीं पाते। अगर बोल नहीं पाते तो लैंग्वेज नहीं होती, लैंग्वेज नहीं होती तो सारा ज्ञान नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो ये सबसे मजेदार चीज है कि ये सारे जानवरों की आवाज निकाल सकता है, वोकल कॉर्ड। भौंक लेगा, चिंगाड़ लेगा, दहाड़ लेगा, सोचो। तो हम हम ये सब कुछ कर सकते हैं, पात्रता है पर करते नहीं है। तो एनीवे, मेरा कहने का मतलब है कि इसके अंदर छुपा हुआ ज्ञान इसीलिए कि इसलिए बन गया, इसको सभी को हमने सातों अलग अलग तरह से बांटा है मैथमेटिकली। और इसका काउंट लिया है जो मेरे बॉडी से, आपके हमारे शरीरों से संबंधित है। एक कोई यूनिवर्स की, एक स्टैंडर्ड यूनिवर्स की कल्पना नहीं की कि यूनिवर्स तो है और इसके अंदर मैं जीता हूं, ऐसा नहीं है, ये मैं ही जीता हूं।
और मैं यूनिवर्स का साक्षी हूं, ये कहानी है। मैं हूं तो यूनिवर्स है, मैं नहीं हूं तो यूनिवर्स नहीं है। हो सकता है मतलब कोई अगले जन्म के अंदर कोई देवता बन के जन्म ले ले, तो उसके लिए दूसरा यूनिवर्स होगा, वो कौन सा स्वर्ग लोक होगा, न जाने कौन सा 7 लोकों में से कौन सा, या 14 लोकों में से कौन सा लोक में जी जाए वो, उसमें अंधकार हो नहीं हो क्या। तो इस ये जो साइंस है, इसमें मैं आपको एक और निवेदन कर रहा था, अगर किसी ने डिवाइन कॉमेडी पढ़ी हो, जो एक 1300 एडी के अंदर किसी इटालियन ने लिखी थी, मैं दांते, दांते अलागिरी दांते, तो उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें 33 चैप्टर्स हैं। और अभी तक, क्योंकि वो क्रिश्चियन था और डिवोट क्रिश्चियन था, और उसने रोम के और वेनिस के शायद विरोध में ये किताब लिखी थी डिवाइन कॉमेडी, बट बहुत ही सुंदर है। उसमें चैप्टर्स 33 चैप्टर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ 33 देवता होते हैं। पर इनसे पूछे किसी से, जब हम बात करते हैं इन लोगों से, तो बातचीत में इनके पास में जवाब नहीं होता कि चैप्टर 33 क्यों है, रिलेवेंस क्या है। और डिवाइन कॉमेडी को हर जगह पे इन्होंने मतलब वेस्टर्न थिंकर्स ने और फिलोसोफर्स ने जगह 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 रेफर किया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और अंडरस्टैंडिंग इन मतलब अर्ली क्रिश्चियंस की और हमारी करीब करीब सेम थी। हमारे पास में ज़्यादा मैथमेटिकल, ज़्यादा इम्बाइब, ज़्यादा लाइवली, और इसी जीवन के अंदर उस ईश्वर तक पहुंच जाने वाली बात थी। जैसे अभी भी हम जब बात अब देखते हैं कि जब फीटस है वो अगर गर्भ के अंदर धीमे धीमे बड़ा होता है, तो करीब करीब सारे जन्म जीता है अंदर। मतलब पानी में तैरता हुआ सा तो होता है, छोटा सा एक यूनिसेलुलर सा जीव है। उससे होता होता वो टेडपोल बनेगा, उसके पूंछ भी होगी, फिर उसमें वर्टिब्रा बनेगी, धीमे 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 करता हुआ बाहर निकलने तक वो एक होमोसिपियन आदमी बन जाता है। पर वो सारे के सारे जितने भी योनियां हो सकती सबको क्रॉस करके आदमी बनता है। तो हम कितने 9 महीने के अंदर हम पूरा इवोल्यूशन जी लेते हैं अंदर। ये फैक्ट है आपके मेरे बारे में, है ना। तो हम फुल होके बाहर आते हैं। अगर किसी को मतलब एक वो अगर बड़ा प्रसिद्ध सा ऋचा है, मंत्र है, तो कहते हैं ना, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् अमृतात्। तो इसमें जो कहा है कि त्र्यंबकम यजामहे, त्र्यंबकम तो 3 आंख वाला, राइट ना। तो त्र्यंबकम, उसको ये कर रहे हैं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। वो कहते हैं उर्वारुकम, मैं फुल हो जाऊं उस खरबूजे की तरह कि जो पूरा पक गया है, तब मैं इस बेल से टूटूं, ऐसे अलग हो जाऊं टक से, पर अमृत से अलग ना हूं। वो कैसे हुआ? जब हम अपनी माँ के पेट में थे तो हम फुल हो गए। अब माँ का पेट हमें और रख नहीं पाता, अबॉर्ट हो जाते, या फिर अगर पूरे पके नहीं होते तो भी अबॉर्ट हो जाते, तो लाइफ नहीं होती, एक्सटेंडेड लाइफ नहीं मिलती हमें। ये 100 साल की, 70 साल की जो भी लाइफ है, 120 साल की जो भी है, वो नहीं मिलती। तो वहां में फुल हुआ। तो कहता है कि उर्वारुकम इव बंधनात्। तो हम जब माँ के पेट से बाहर निकले तो उस बंधन से बाहर निकले के ऐसे लेटे हुए थे अंदर, तैर रहे थे पानी में, उस बंधन से छूटे बाहर आए। तो बाहर आए तो थोड़ी सी मुक्ति मिली, पैर थे या चलने फिरने दौड़ने वौड़ने लग गए, बढ़िया। अब यहां भी हम कह रहे हैं उर्वारुकमेव बंधनात्, मुझे बंधन से मुक्त कर, माँ अमृतात, अमृत से मुक्त मत कर। तो जैसे माँ के पेट से बाहर निकले, अमृत अभी भी मेरे पास में, मैं जीवित हूँ, मैं अमृत हूँ, मैं अभी नहीं गया। इस तरह यहां भी फुल हो जाऊं, और महाअमृतात, अमृत से मुक्त नाथ कर मुझे, बंधन से मुक्त कर दे। तो बंधन से मुक्त मुझे अत्यंतिक चाहिए, कंप्लीट अभी चाहिए, अभी इस क्षण। अगर हम मतलब शिवलिंग की स्थापना के मंत्र पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर है। मैं मोनोलॉग कर रहा हूँ इसलिए मेरे को अचानक एकदम से याद नहीं आते, नहीं तो अगर मैं पांचों शिव जी के पांचों मुख का अगर मैं स्मरण करना चाहूँ, तो इसमें एक जगह आता है कि बहुत हो गया भगवान, मैंने बार 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 बहुत सी सृष्टि देख ली, अब मुझे हमेशा के लिए तू दर्शन देते हैं। मैं जब तुम्हें स्थापित करता हूँ तो दर्शन मिलते हैं, बाद में वापस तुम इधर उधर जाते हो, मैं इस प्रपंचक में लग जाता हूँ। तो मेरे को अचानक वो ऋचा याद नहीं आ रही, स्थापना के मंत्रों में से एक ऋचा है। तो हम उस जगह पे पहुंचे हुए लोग थे कभी, आज नहीं है। आज न केवल हमसे धर्म थोड़ा इधर उधर हो गया, हमारा जो सनातन धर्म है उसका सनातन तो हमसे खो गया। सनातन धर्म का मतलब ये है ना कि जो माँ अमृतात, अमृतस्य पुत्रा कहते हैं, हम मरने वाले हैं ही नहीं एक्चुअली। पर अगर मैं मेरा नाम याद रखूंगा तो फिर जरूर मरूंगा। डेथ आज ही, मतलब मेरा पैदा हुआ इसका मतलब मैं जाने वाला हूँ आज ही। पर जैसे माँ के पेट में जो पैदा हुआ उसका कोई नाम तो था नहीं, बाहर निकला तब उसका नाम पड़ा, तो वो कहाँ गया? मैं बन के आप बन के जी रहा है। तो इसी तरह हम जब यहाँ छोड़ते हुए जाएंगे ना, ईशावास्य उपनिषद के उस श्लोक की तरह, तेरे तकते न भुंजिन था, हम चिरंतन है, हम सनातन हैं ही। तो हमने सनातन तो थोड़ा सा खो दिया, क्योंकि वो विज्ञान हमारे से थोड़ा सा दूर चला गया, जो हमारे मंदिरों में है। तो ये है, तो मिथराइज्म के लिए हमने थोड़ा सा रिसेंट साइंसेस पूरे, और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अपने टेक्स्ट का, तो बहुत आनंद आएगा।
तो सर 6 मिनट बाकी बचे देगन दास जी के लिए। अभी जो बात हुई उसके बारे में कोई कुछ कहना चाहे तो। सर वो जो आर्द्रा, वो जो नक्षत्र के बारे में बोल रहे थे आप, अनुराधा नक्षत्र, ये जो बोल रहे थे, उसके ऊपर क्वेश्चन था। आर्द्रा नक्षत्र का कुछ कनेक्शन है क्या, लाइक प्रेजेंट के ऊपर? हेलो ज्योति भाई और सर, वॉइस ब्रेक। सर सुनाई दे रहा है? सर सुनाई दे रहा है अभी? हाँ, मुझे दे रहा है सुनाई। जी। बट वो सर वो सर वो जो आर्द्रा नक्षत्र, मतलब जो अनुराधा नक्षत्र के ऊपर आप बोल रहे थे, आर्द्रा नक्षत्र का भी कनेक्शन है मिथ्राइज्म में? मतलब कैसा कनेक्शन है, अगर अगर उसके ऊपर अगर थोड़ा बहुत आप जैन साझा कर सके। जैन जी का म्यूट हो गया है। जैन जी का म्यूट हो गया है। था जी हाँ। आर्द्रा नक्षत्र का क्या सारे 27 नक्षत्रों का कनेक्शन है ना। देखिए जी नक्षत्र का जी। मतलब क्या सर ज्योति जी, नक्षत्र का मतलब क्या? नक्षत्र इज एज सिंपल एज दैट कि चंद्र का एक दिन का ट्रेवल, दैट इज एक नक्षत्र। आज से कल जब हो जाएगा तो चंद्र जितना सा स्पेस में चलेगा उसे नक्षत्र कहते हैं, राइट ना। तो जी सर। हाँ, तो आई मीन टू से कि उसे ही नक्षत्र कहते हैं। जी और आर्द्रा एक जगह है स्पेस में। और ये जो पीछे मैप है मेरे, स्काई मैप है, इसमें मैं आपको आर्द्रा और इसके पीछे का कॉन्स्टेलेशन दिखा सकता था। पर अभी चूंकि मेरे पास, मैंने वो व्हाइट बोर्ड पे बनाया नहीं अभी, तो इसलिए मुझसे वो रह गया है। तो अगली बार कभी, और नहीं तो आप, अगर आपको इसमें जानने की रुचि हो विशेष, तो आप, हम अलग से बात कर सकते हैं कि जी आप सर। मुझे फोन कर सकते हैं या कुछ भी। मेरा तो सब्जेक्ट है, मैं बोलना पसंद करता हूँ इस पर। पर जी सर। आर्द्रा का ऐसा मतलब, एक बार आप प्लीज ना, जैसे ये जो 12 आदित्य हैं, इंद्रदाता बगपूषा, जी जैसे आपको ये पूरे 33 देवता तो पता होंगे सर, है ना। जी। 33 देवता कौन कौन से हैं? जी। 33 देवता मतलब 8 वसु 12 आदित्य, और 8 वसु, हाँ 11 रुद्र, रुद्र, और रुद्र जी, और 2 अश्विन और कुमार। और दो ठीक है। जी। तो जैसे ये मतलब आपने बताया मुझे, तो उसी तरह, अब थोड़ा आवाज बढ़ा दी मैंने, आई क्या? तो उसी तरह से अ, जब अपन इसको, इन इन सभी को, तो इसमें से 2 मिनट के लिए हम जो वसु हैं उसे हम 8 दिशाएं मान लेते हैं। और जो 12 आदित्य हैं उनको हम 12 महीने और 12 साल दोनों मान लेते हैं। और जो 11 रुद्र हैं, अब बताएं रुद्र को क्या मानते हैं ज्योति समय। जी? समय। हम रुद्र को आशुतोष क्या बोल रहा मान हूँ। सकते हैं? आशुतोष बोल रहा हूँ। हाँ आशुतोष जी। हाँ, समय मान तो सकते हैं। समय मान सकते हैं। रुद्र को मान सकते हैं समय। लेकिन हम और भी इस पे, तो हाँ, ये मतलब ये चर्चा का विषय है, ठीक है, चर्चा का विषय है। तो समय भी मान सकते हैं, लेकिन आपको इस नमक चमक का, रुद्र का वो पहला वाला ये ध्यान होगा ना, नमक का, नमस्ते रुद्र मन्यवे उतो ईशवे नमः, है ना आशुतोष जी? जी। जी। तो उसमें रुद्र को, अब मेरे यहाँ काफी अच्छी आवाज आई, तो उसमें रुद्र को मन्यु कहा है। नमस्ते रुद्र मन्यवे उतोत ईशवे नमः। तो मन्यु मतलब क्या होता है ये जानना पड़ेगा। तो मन्यु शब्द आपको और मजा, आनंद आएगा कि मन्यु शब्द यहाँ तो हमारे यहाँ है ही, जैसे मैं अभी इस मैंने ऋचा में आपको बताया कि नमस्ते रुद्र मन्यव उत उत ईशवे नमः। तो इसमें मन्यु का जिक्र है। उसी तरह पर्शियन लिटरेचर में, अवेस्ता में भी मन्यु का जिक्र है, मन्यु का संदर्भ आता है। और मन्यु का मतलब हमारे यहाँ पे, और मनवंतर, ना ना ना, मन्यु और मनवंतर अलग अलग है। मनवंतर वो मनु, वो वाला मनु नहीं है, ये मन्यु है। आप, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा।
मुझे हो सकता है कि पूरा नहीं पता हो, पर मन्यु का जो अर्थ हमारे यहाँ पे है और जो अवस्था में है वो सिमिलर है। मन, हाँ, मन्यु, मन्यु इज करेक्ट। तो MANYU आपने जो लिखा वो बिल्कुल ठीक है, और यही मन्यु आ रहा है। और अब चैट अब दिखने शुरू की। ओके। तो मन्यु का अर्थ है अगर किसी एक्शन से मेरे अंदर रिएक्शन जन्म लेती है तो उस रिएक्शन को मन्यु कहेंगे। अ, ठीक है। तो जी। उस उस रिएक्शन को जब हम, क्योंकि देखिए आपने मन बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल रुद्र मन है, पर उस मन के अंदर वृत्तियां हैं। पतंजलि योग सूत्र आपने देखे होंगे तो आपको ध्यान आएगा कि वो कहता है वृत्तिया पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा च। तो उसके अंदर वृत्तियां हैं, और वृत्तियों के स्क्रीन से, वृत्तियों के माध्यम से हमें सृष्टि दिखती है, प्रपंच दिखता है। अगर ये वृत्तियां नहीं रहेंगी तो हमें ईश्वर के दर्शन होने लग जाएंगे। तो मन्यु एक वृत्ति है जिसमें एक तरह का रिएक्शन है, रिएक्शन टू समथिंग, रिएक्शन टू एनी एक्शन। ठीक है। तो उसे मन्यु कहते हैं। और मन्यु थोड़ा फियर्स है, मतलब वो किसी चीज के रिएक्शन में, और रिएक्शन एक चेन रिएक्शन पैदा करती है जो कभी खत्म नहीं होती, कर्मों की एक श्रृंखला पैदा कर देती है। इसीलिए हमारे यहाँ निष्काम कर्म और ये सारे थ्योरीज हैं भगवत गीता में और पातंजलि योग सूत्रों में, कि कर्म तो हमारे, हम हैं तो कर्म तो होते ही रहते हैं। सांस लेना अपने आप में कर्म है, खाना खाना अपने आप में कर्म है। पर कर्म कैसे हो, इसके ऊपर थ्योरी है पूरी। निष्काम कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज हैं। तो वापस आता हूं, तो रुद्र का मतलब मन्यु। मन्यु मतलब उस चीज से, उस रिएक्शन से डिसरप्शन पैदा हो जाता है, जिसे रुद्र कहते हैं। तो जब वो कहता है, इसी हमारे रुद्राभिषेक में ही आगे आएगा कि जिसमें जब नमस्ते कर रहा है ना, उसको रुद्र को नमस्कार कर रहा है, मेरे सामने जो जो चीजें मेरे को नजर आ रही है ना वो सारी रिएक्शन है। जो जो मुझे नजर आ रहा है, पानी बह रहा है वो रुद्र है। क्यों? क्योंकि ऊपर से था तो नीचे जाना था, पानी को नीचे जाना तो बह चला, उसके अंदर एक फोर्स है, उसके अंदर एक तरह का एग्रेशन है, जाना है उसको नीचे। मैं बीच में खड़ा हूंगा तो मेरे को लेके चला जाएगा। तो उसको हाथ जोड़ता है, कह रहे मन्यवे उतो तो ईशवे नमः, नमस्ते रुद्र मन्यवे उतो तो ईशवे नमः। और आपने अगर नमक चमक देखा हो तो ये सारे रुद्रों को नमस्कार करता है। वो उस फोर्स से, उस रिएक्शन से, उस डिस्ट्रप्शन से बने हुए असंख्य जीव, असंख्य भगवान, अलग अलग रूपों में, अलग अलग चेहरा लेके, अलग अलग आवाजें, कोई नदी बन गया, कोई पहाड़ बन गया, सारे के सारे डिसरप्शन है, किसी तो भी एक्शन के रिएक्शन है। इवन टाइड, हमने अभी देखा कि चंद्र और सूर्य के इंटरलॉकिंग के कारण वो टाइड पैदा होती है, रिएक्शन है। आदित्य जी आ रहे हैं कोई तो भी? ओके। तो आदित्य, ठीक है। तो रुद्र का मतलब, हम 2 मिनट के लिए, बाकी डिबेटेबल विषय है कि रुद्र का मतलब क्या, क्योंकि 11 रुद्र बताए हैं तो हमको इसके 11 फ्लेवर देखने पड़ेंगे। तो 11 फ्लेवर, 11 डायमेंशन, कुछ भी कह सकते हैं, मनस्थितियां कहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरे रुद्र सूक्त के अंदर सभी जगह पे अपने अंदर जो हमारे शरीर में, जिसमें हमें कुछ समय के लिए बल मिला हुआ है, वो सारा बल सूर्य का है। और सारे बल का वो जो आधार है, किसी भी बल को एक्शन में आने के लिए किसी आधार की जरूरत पड़ती, तो उसका आधार पृथ्वी है और बल सूर्य का है। इसके बीच में मैं एक साक्षी मात्र हूँ। पर इसको जब मैं मेरा मानने लगता हूँ तो इसे रुद्र कहता हूँ। नाराज होने के बाद में कोई आदमी फिर रिएक्शन करेगा, कुछ गुस्सा होगा, कुछ बोलेगा, उस रिएक्शन का फिर रिएक्शन होगा, फिर रिएक्शन का फिर रिएक्शन होगा। चेन रिएक्शन से न केवल ये मेरे सामने की सृष्टि, सारा प्रपंच मेरे सामने पैदा हुआ, बल्कि इसी से सारे कर्मों की थ्योरी निकली। तो इससे छूटने के तरीकों के अंदर ये 33 देवताओं का गणित आता है। तो हम 2 मिनट के लिए 11 रुद्रों को, 11 एस्पेक्ट या 11 डायमेंशन मन के मान लेते हैं, मन्यु के। क्योंकि सूक्त में बार बार वो कहता है कि एक जगह तो बहुत सुंदर है कि वो कहता है, अम, ये मन्यु ने किया है, मैंने नहीं किया है ना, मैं अभी, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा। पर ये सब कुछ जो मेरे हाथ से हुआ है मैंने नहीं किया, मेरे अंदर का जो मन्यु था उसने कर दिया। जैसे कोई, हम कार में कहीं आराम से घूमते हुए जा रहे हैं, पड़ोस में से कोई तेजी से गाड़ी क्रॉस करके चले जाती है, तो हमारे अंदर वो मन्यु जाग जाता है, नहीं मुझसे आगे कैसे निकल गया, मैं उससे और आगे जाने लगता हूँ। उस मन्यु को कह रहा है कि तुम शांत हो जाओ। और ऐसे जितने भी चीजें, हमारे जितने भी एस्पेक्ट हमारी आंखों से नजर आ रहे हैं, उन एस्पेक्ट्स को वो कहता है रुद्र मान के, कि तुम सब मन्यु हो कहीं ना कहीं के।
और तुम वो सारे मन्यु शांत हो जाओ। तो ये था। तो ये हो गई हमारी 33 देवताओं वाली बात। हमने बातचीत के अंदर 33 देवताओं को दांते अlighieri के डिवाइन कॉमेडी से भी जोड़ दिया। हमने मंदिरों के बारे में थोड़ी कम चर्चा की। मिथराइस्टिक टेम्पल भी करीब करीब वैसे ही हैं जैसे हमारे मंदिर हैं। आपके पास में कोणार्क का मंदिर है। कोणार्क के मंदिर से तात्पर्य ये है कि जब आप अंदर जाओ उस कोणार्क के मंदिर में, तो अगर आप मनुष्य बन के जा रहे हो तो निकलते समय देवता बन के बाहर आओ। और अगर असुर भी बन के जा रहे हो तो भी बाहर निकलते समय देवता बन के बाहर आओ। उस टेम्पल का गणित कुछ इस तरह का बनाया हुआ है। इसीलिए इनको बनाने के लिए बहुत सारे साल लगे, बहुत सारे वर्ष लगे। ये प्योर एकदम लाइफ लाइक मैथमेटिक्स से बनाया हुआ है। उस लाइफ लाइक मैथमेटिक्स से, जिस लाइफ लाइक मैथमेटिक्स से आपका मेरा शरीर बना है। तो मेरे ख्याल से हम ओवर शॉट कर गए 5 मिनट। जी जैन कोई जी, मंत्र अगर पढ़ना ये चाहेंगे? मैथमेटिक्स, हाँ हाँ जी, बताएं। जैन जैन जी, ये जो गणित है इसको अगर हम जानना चाहेंगे तो कहाँ से जानेंगे? इसको कहाँ से शुरू करेंगे? कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ? तो ज्योति जी, मेरा ये कहना होगा कि पहले तो हम ये रिसेंट साइंसेस कर लें, क्योंकि जो हमारे लोगों ने पहले इसे कॉन्सेप्चुलाइज किया और इसको पहचाना, उसके हम उनका कहते हैं मनीषी, है ना। मनीषी कहते हैं, ऋषि कहते हैं, कवि कहते हैं हम उनको, है ना। तो उन्होंने अपने मन ही में, उनका ब्रह्म ही तो है सब कुछ, गणित ही से बना है। तो गणित भी तो किसी कहीं ना कहीं इंसानों ने ही बनाया होगा, पहले वालों ने। हमारे हमने और अलग तरह से इसके पहले बना दिया था, पूर्व में, मतलब 1000 साल पहले। नए लोगों ने उसको बहुत आगे ले गए। नए लोगों में कमजोरी सिर्फ इतनी सी है कि उनके पास में वो डिवाइन टच नहीं आया, जो अभी हमारे पास में थोड़ा सा बच गया है, पर जल्दी से वो आ जाएगा। एआई के बाद में ये लोग इतना तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप और हम जो बातें कर रहे हैं सारी, हमारे टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं नए नए, जैसे आज हिंदुस्तान में जैसे हम बातें कर रहे हैं, न जाने कितने हजारों लोग ऐसी बातें कर रहे होंगे। तो एआई इसको सबको ले रहा है, वो तेजी से वहां पहुंचेगा। तो पहले ज्योति जी, मेरा कहना है कि रिसेंट साइंसेस ने जो जो ढूंढ रखा है, पहले अपनी तरफ ना देखते हुए, अपनी तरफ देख लेंगे ना, हाँ तो आए हमारे पास में, हम, है ना। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग उससे बनी हुई है। हम तो यहीं रह रहे हैं, इसी मिट्टी का खाना खा रहे हैं बरसों से, हजारों वर्षों से। ये तो कहीं नहीं जाएगी। एक बार हम रिसेंट साइंसेस को समझ लें, बहुत इंटरेस्टिंग साइंसेस हैं। मतलब जो अभी नई इक्वेशन सारी आई हैं, नई मतलब पिछले पिछली सदी में जो आई हुई हैं, ये जैसे मिलोसोवी साइकिल मैंने आपको निवेदन किया, या फिर अभी जैसे टेलीस्कोप बाहर जाके इन्होंने लगाई है, जो आकाश को तरह तरह से ढूंढ रहे हैं। और उसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जान लें, साथ साथ में इससे पढ़ते रहें। ये शुभंकर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कहिए शुभंकर शुभंकर जी। शाह जी, प्लीज। शुभंकर जी कहिए। हाँ, तो आपने कहा था ज्योति जी कि कहाँ से शुरू करें, तो हम पहले साइंटिफिकली एकदम अपने आप को वहां तक ले जाएं, ऑलमोस्ट वहां तक ले जाएं जहां तक वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग पहुंची है। तो हमें इजी होगा, क्योंकि हम अभी भी पूरी जिंदगी को, पूरी लाइफ को हम वेस्टर्न तरीके से जी रहे हैं। हमारी तरीके से जीने के लिए तो हमको सबसे पहले बचपन में कैलेंडर याद होना चाहिए था। मुझे याद होना चाहिए था क्या चतुर्थी है या त्रयोदशी है, इसका क्या मतलब है, चंद्र के पीछे कौन सा नक्षत्र है, सूर्य के पीछे कौन सा नक्षत्र है, श्रावण का मतलब क्या होता है, हम भूल गए इसको। या जैसे कहा गया है कि मैं शिवरात्रि के बारे में आपको छोटी सी बताऊं, आज शिवरात्रि ना तुम्हारा कितना भयंकर, कुछ कहना आदित्य कुछ कहना है और आज के लिए इसको हम वो से 10 मिनट चले गए, या प्रोडक्ट तो बनाओ कोई बात नहीं। हेलो। हाँ जी। ये स्टार्ट ये स्टार्ट हुआ। वापस कहें। हम ये आपने कहा कि इस स्व सात करते हैं तो इससे एक वाइब्रेशन होता होगा, कुछ बनता होगा। तो वो क्या चीज है? ये जो मैटर, ये जो अर्थ बना, ये जो मेटेरियलाइज हुआ, वो साउंड से, या फिर ऐसा कुछ, या फिर कुछ डिफरेंट है इसमें? जी। ओके, एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अगली बार अगर अपन बात करें तो आप जरूर से
शू मेकर है क्या, शूमेंस रेजोनेंस आप देखिए, शूमेंस रेजोनेंस, तो लाइटनिंग होती है ना, उससे अर्थ में रिदम चलता रहता है, रिपल्स आती है जैसे समुद्र में लहरें चलती हैं वैसे, है ना, उसका काउंट है, उसके मल्टीपल्स हैं शूमेंस रेजोनेंस के। और इफेक्ट के बारे में मुझे किसी से, क्योंकि एक अर्थ की हमिंग है, ऐसे अंदर करके चलता रहता है, तो इसे आप देखेंगे तो इसका आपको हमारे रिलेशन पता पड़ेगा। दूसरा रहा सात स्वर के, सात स्वर के कॉम्बिनेशन अच्छे लगते हैं, मतलब सा ग प या हारमोनी मुझे पसंद आती है, मुझे पसंद आना, उन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर मुझे अच्छा लगना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे लाल रंग अपने आप में तो लाल रंग होता नहीं ना, लाल रंग तो एक फ्रीक्वेंसी है सिर्फ, मैं उसको लाल की तरह इंटरप्रेट करता हूँ, वॉयलेट की तरह इंटरप्रेट करता हूँ, मेरी आंखें, मतलब मेरा दिमाग, आपका भी दिमाग उसको येलो की तरह देख लेता है। जैसे मैंने अभी पहन रखा है, येलो दिखता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है येलो दिखता है का, तो जस्ट फ्रीक्वेंसी कि और इतना तेजी से कलर जो है इतना फास्ट है इसकी कि मेरे को येलो दिखता है, दो अलग अलग देखने का है। इसमें वही फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी होगी बहुत, वो मेरे को दिखेगी, थोड़ी लो होगी मुझे नहीं। अच्छा ये है कि मुझे फ्रीक्वेंसी बैंड पूरा हम नहीं सुन पाते, जैसे हम देखते हैं इंफ्रा लाइट होती है ना, तो अल्ट्रा वायलेट का इंफ्रारेड होगी तो अल्ट्रा वायलेट होगी, वो हम नहीं देखते उसके पीछे की लाइट, लेकिन दिखती है स्पेक्ट्रम में, सुनाई देता है वो इतना सा स्पेक्ट्रम। तो इतने से स्पेक्ट्रम के अंदर सर्टेन कॉम्बिनेशन मुझे अच्छे लगते हैं। आप जीभ पे देखिए, हमें मिठास अच्छी लगती है, मिठास के बाद में हम वो भी टेस्ट करते हैं, ठंडे के साथ में खाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे अच्छा क्या लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, उसके अंदर आपने जैसे चुना सीखा, तो कोई गोल्डन रेशियो है क्या उसमें, तो संगीत का गोल्डन रेशियो कौन सा है, ये पूरा मंदिरों के स्क्वायर्स, मूर्तियां, पूरा अपना वक्त कोणार्क पे आता है, क्लॉक है कोणार्क, बड़ा क्लॉक, मतलब वो कभी ना चेंज वाला क्लॉक जिसमें इन्फिनिटी की झलक में थी। नहीं तो सारा क्लॉक तो है वो कोई तो भी डिजिट को बार बार रहने का काम है। मतलब या तो मैं एक दो तीन चार रिपीट करता चला जाऊं, या मैं 60 के मल्टीपल को रिपीट करता चला जाऊं, या किसी तो भी बहुत बड़ी डिजिट के मल्टीपल को रिपीट करता चला जाऊं। पर उसको अगर मैं इस तरह से रिपीट करूं, इस तरह की वो मेरे मुझे दिख जाए, मुझे रंग फ्रीक्वेंसी तो कोई फ्रीक्वेंसी गिना हुआ इंफॉर्मेशन है ना, पर वो मैं इंटरप्रेट उसे लाल की तरह कर लेता हूँ। कोई भी साउंड की फ्रीक्वेंसी तो एक गिना गिना हुआ काउंटेड सा बीट है, पर मैं उसको सा सुन लेता हूँ। तो उसी तरह इतना जो मंदिरों के स्ट्रक्चर हैं वो ऐसे हैं कि उस गिनी हुई फाइनाइट चीज के रिपीटेशंस को हम इन्फिनिट की तरह देख सकें, ईश्वर की तरह दिख जाए। तो इसीलिए तो मैंने निवेदन किया कि जब हम अंदर जाएंगे तो मानव बन के जाएंगे, बाहर निकले देवता के बाहर निकलेंगे, इसका मीनिंग ये था मंदिरों का। तो अब वो हमने इसको मतलब मुझे तो इतनी समझ भी नहीं है जितना और दूसरे लोगों को होगी, और इस पे थोड़ी मेहनत और थोड़ा काम और थोड़ी इंसाइट, थोड़ी ईश्वर की इच्छा के साथ में ये होगा। और गीता के पहले श्लोक में वो कहते हैं कि ईश्वर अनुग्रह एवं सब जो इच्छा ईश्वर के अनुग्रह के सिवा नहीं प्राप्त हो सकती। तो हम ईश्वर से हम जीवित हैं, तो अगर जीवित हैं तो हम ईश्वर की आपका मुझे देखा दो ना, ये रुद्र की स्थापना के शुरुआती मंत्र है तक तो देखा, इस बार कहा है। तो मुझे अब एक बार कंप्लीट पूरा दर्शन नहीं दो ना, जैसे अर्जुन जरूर आ गए थे। तो मंदिर सारे उसी मीनिंग से थे, और हमारे जीवन का एटलीस्ट हमारे लोगों के पास में ये जीवन का उद्देश्य तो है, लोग तो खो चुके हैं इस मेटेरियलिज्म में, जीवन का उद्देश्य ही खो डाला। तो हमारे पास में, ऐसा मेरा मानना है, मैं नम्रता से कह रहा हूँ कि हमारे पास में वेस्ट को एक ही चीज है, वो है जीवन का उद्देश्य, जीवन की पद्धति, हम कैसा जीवन जीते, फुलनेस हो लियो। एक बार हम जीवन हो गए, एक दूसरे तत्वों को, ब्रह्म को छू लिया हमने, बस अब इस मटेरियल की चिंता नहीं रहती फिर। तो ये है, आपने इतना देर से सुना, 15 मिनट ओवर शॉर्ट हो गया, मैं रुका। अब और कुछ लोग और पढ़ के आएंगे तो और भी ରହିବା ତାହେଲେ। आ गया आ गया।